हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। प्यारे साथियों, शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा के लिए हम हिंदी विषय का संभावित पेपर नंबर 5 देखने वाले हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 30 में 30 नंबर चाहिए, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हो, तो साथियों हम आपको लगभग 70 संभावित पेपर करवाएंगे। ये आप कर लीजिएगा, हिंदी में आपका एक नंबर नहीं कटने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बस आपको करना ये है कि अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आप पेडागोजी के हमारे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर हैं और ये नोट्स केवल और केवल 11 रुपए में साथियों हम दे रहे हैं। अब आप कहो 11 रुपए भी क्या ले रहे हो, बिल्कुल फ्री दे देते भैया। फ्री की चीज़ क्या है, लोगों को बिल्कुल भाई रास नहीं आती ना, तो थोड़ा सा हमने अमाउंट ये रखा हुआ है, 11 रुपए मात्र, ठीक है, शगुन के तौर पर, और कुछ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जिस टॉपिक का प्रश्न आपका गलत होना हिंदी विषय का, वो टॉपिक आप पेपर लगाने के बाद या क्लास के बाद जरूर देखिएगा कि आपसे वो प्रश्न गलत हुआ तो हुआ क्यों। अगले पेपर में, अगला जो मैं पेपर करवाऊंगा उसमें ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, तब आपका 30 में 30 स्कोर होगा। ठीक है, तैयारी तो भाई मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है, एक रणनीति बनानी पड़ती है साथियों। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि संकर शब्द किसे कहा जाता है। संकर शब्द भाई ग्रामीण भाषा के शब्द को कहते हैं, या संस्कृत भाषा के शब्द को, या ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्दों को ही कहते हैं, या फिर दो भाषा के शब्दों से मिलकर के जो शब्द बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जी हाँ, संकर मतलब आप समझ रहे हो, एक तरह से समझ लो संक्रमित हो गया भैया, दो भाषाओं से मिलकर। ठीक है, तो दो भाषाओं से मिलकर के जो शब्द बनता है, जिस शब्द की उत्पत्ति होती है, वो संकर शब्द कहलाता है। ऐसे आप सिंपल शब्दों में भाई याद रख सकते हो। ठीक है, संकर शब्द संक्रमित हो गया भाई दो दो भाषाओं से, ऐसे याद रख लो। ठीक है, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदेशी जुगाड़ अपनाओ। अब देखिएगा, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है, इसके लिए भैया आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, प्रत्यय साथियों हमेशा कहां पर, शब्द, और शब्द के बाद में क्या लगता है, शब्द धन प्रत्यय। कोई भी जो शब्द रहेगा, जो अक्षर रहेंगे, उसके बाद में साथियों प्रत्यय लगता है हमेशा। और उपसर्ग कहां पर लगते हैं भाई, उपसर्ग जो है पहले लगते हैं, पहले शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं, बाद में प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, तो सुत शब्द में कौन सा आप प्रत्यय लगाओगे जिससे स्त्रीवाचक बन जाएगा, तो इसमें साथियों हम लगाएंगे आ। इससे क्या बन जाएगा, बन जाएगा भैया सुता। अरे सुता बन जाएगा, लेकिन सुता का अर्थ क्या होता है, अरे सुता का अर्थ नहीं पता। सुता का अर्थ होता है स्त्री। क्या होता है भाई, स्त्री, सुता का अर्थ होता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा कि नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नाक का बाल होना अर्थात अधिक प्रिय होना। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है, नाक का बाल होना अर्थात अधिक प्रिय होना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अश्व का, जी हाँ, अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है भैया। अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा, तो ये घोड़ा तो भाई अश्व का पर्यायवाची होगा। ठीक है, विकल्प ए तो सही जवाब है, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व का अर्थ होता है भाई घोटक, अश्व का पर्यायवाची घोटक भी होता है, अश्व का पर्यायवाची हय भी होता है, क्या हय, लेकिन कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि कटक क्या होता है। कटक का अर्थ होता है साथियों सेना। क्या होती है, सेना होती है, सेना का पर्यायवाची कटक होता है। ठीक है, कटक का अर्थ क्या होता है, सेना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसे क्या कहेंगे साथियों, एक शब्द में, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसे अस्थिर कहेंगे, या यायावर कहेंगे, या अडिग कहेंगे, या गतिशील कहेंगे। तो आप याद रखें, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रह सकता उसे यायावर कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, उसे यायावर कहेंगे, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। क्लियर है, आगे बढ़े चलते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता साथियों कौन है, बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए जब साहित्य के प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो हर तरह से हमें तैयार होकर जाना है। चयन परीक्षा है साथियों, पहली बार हो रही है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, किसी की बातों में नहीं आना। मैं तो यही कहूँगा कि हर तरह के बाण लेकर जाओ, ब्रह्मास्त्र लेकर जाओ,
सुदर्शन चक्र लेकर जाओ, सिंपल बाण लेकर जाओ, हर तरह का भाई अस्त्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जब अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं है तो युद्ध कैसे करोगे? ठीक है, तो वहां से घर तो आप लेने आ नहीं सकते भाई, पढ़ने तो आ नहीं सकते घर पर, तो तैयारी फुल करके जाओ भाई। तो इसका सही जवाब होगा, ये रचना है साथियों किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि समास का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा समास का अर्थ होता है साथियों संक्षेप, विस्तार, विच्छेद या नवीन। तो आप याद रखें समास का अर्थ होता है संक्षेप। सच सच बताइएगा कितने लोगों का ये गलत हो गया था भाई, समास का अर्थ कितने लोगों का गलत हो गया था, ईमानदारी से कमेंट करना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 8 है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाई भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान करना होता है, या बच्चों को व्यस्त रखना होता है, या बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना होता है, या बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना होता है? तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है साथियों कि भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना और उनका निदान, उनका उपाय करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? ठीक है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? तो आप याद रखिएगा हंसना। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना नहीं आता। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। क्लियर, आगे बढ़े चलते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा भाई, 10 है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी दिवस, एक मिनट रुकिएगा भाई, कि हिंदी दिवस भाई कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, सिंपल भी है, तो आप याद रखें हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को भाई मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 देखें कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है भाई? भाषा में प्रयुक्त होने वाले ब्राह्म चिन्हों से परिचित कराना होता है, या फिर व्याकरण के नियमों की जानकारी देना होता है, या फिर संगीत कला में निपुण बनाना होता है, या फिर रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना होता है? तो आप याद रखें काव्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है ना, ये रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना होता है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़े चलते हैं भाई, प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में भाई विशेषण का प्रयोग हुआ है? कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आप याद रखिएगा, देखिए राम जाता है, विशेषण मतलब भाई विशेषता बताए संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताए, तो भाई विशेषण राम जाता है नहीं भाई, सीता फल खाती है नहीं भाई, केवल क्रिया है इसमें। मेरी गाय काली है, देखिए गाय के बारे में बात हो रही है, गाय एक संज्ञा है, कैसी है? काली है, तो इसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया काला। ठीक है, यहाँ पर तो विकल्प सी इसका सही जवाब है प्यारे साथियों। ठीक, अगला प्रश्न है कि नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से, नाटक शिक्षण में ये इस कल के पेपर में भाई ये प्रश्न हमने करवाया था। ठीक है, तो नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है बताइएगा। सबसे पहला विकल्प है कि भाई शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, या फिर पात्र के अनुसार बच्चों के द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नाटक करने से क्या है भाई, अभिनय करने से, नाटक करने से सीखने की प्रक्रिया में बहुत तेजी आती है। कल हमने देखा था कि कक्षाभिनय प्रणाली किसके लिए यूज की जाती है? तो भाई नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली यूज की जाती है, कल ये प्रश्न हमने देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? कौन से शब्द में अधिकरण कारक का यूज हुआ है? विकल्प है कि वाहनारूढ़ में, या फिर गंगा जल में, या फिर सत्ताधीश में, या रेखा चित्र में। तो आप याद रखें अधिकरण कारक का जो यूज हुआ है ना प्यारे साथियों, ये वाहनारूढ़ में हुआ है। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े चलते, देखिए प्रश्न है कि किस रस को भाई रसराज कहा जाता है? रसराज, तो आप याद रखिएगा रसराज कहा जाता है साथियों श्रृंगार रस को। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा कि घनानंद को किस युग का कवि भाई माना जाता है? घनानंद को, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा कि घनानंद को साथियों
कवि माना जाता है रीतकाल का? कब का भाई? रीतकाल का कवि माना जाता है घनानंद को। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है प्यारे साथियों? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर आशीर्वाद या आशीर्वाद या आशीर्वाद, तो इसका सही जवाब है आशीर्वाद। ठीक है, कैसे लिखते हैं? किसी को अगर नहीं दिख रहा हो शायद तो देखिएगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, ये बिल्कुल सही शुद्ध है। प्रश्न है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है भाई? बताइए। तो इससे जो है कर्म कारक का बोध होता है। ठीक है, कर्म को। ठीक है, प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन का उपनाम क्या है? तो आप याद रखें, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन का जो उपनाम है ये है अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी प्रसिद्ध हैं भाई किसके लिए? तो आप याद रखें भाई, दोहा। बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं प्यारे साथियों। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई? पुनर्जन्म का, तो आप याद रखें, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म। क्या है भाई? पुनः धन जन्म, ये पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा, शोक स्थायी भाव है साथियों करुण का। किसका? करुण का शोक स्थायी भाव है। नेक्स्ट प्रश्न पर क्रमांक 23 देखिएगा कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? आप याद रखें कि सूरदास ने सूर सागर की जो रचना है ये ब्रज भाषा में की है। सूरदास ने सूर सागर की रचना किस में भाई? ब्रज भाषा में की है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 24 आपकी स्क्रीन पर कि दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इससे पहले वाले पेपर में तो नहीं, ये पेपर नंबर 5 है, हमने पेपर नंबर 3 में यही प्रश्न देखा था। ठीक है, तो दोहे में साथियों जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं जो है होती हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये रिवीजन भी करा दिया था कल वाले पेपर में। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 16 मात्राएं किस में होती हैं भाई? 16 मात्राएं कल के पेपर में ये हुआ था प्रश्न, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे भाई? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे एक शब्द में कहेंगे कुलीन। कैसा कहेंगे? कुलीन। अगला प्रश्न है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? दाता का, तो आप याद रखें, दाता का स्त्रीलिंग होगा दात्री। क्या होगा? दात्री। प्रश्न है कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन सा कारक है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है। कौन सा है भाई? इसमें अपादान कारक है भाई, लड़का पेड़ से गिरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पापी में कौन सा विशेषण है? बताइएगा, पापी में कौन सा विशेषण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें, पापी में भाई गुणवाचक विशेषण है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप याद रखिएगा, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है भाई? उपमा अलंकार है। अलंकार की जो पंक्तियां हैं ना उनको आप जिस हर पेपर में जो पंक्तियां आए अलंकार की, ठीक है, उनको आप जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते चले। प्रश्न है कि बीजक किसकी रचना है? अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा बीजक साथियों कबीर की रचना है। किसकी है? कबीर की रचना है। साथियों हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें।